3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हर, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बी गोपीनाथ कृष्णन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हर्षिता वत्स उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मौर्य जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। सर मैं सुधा पाठक हर्षिता वत्स के नाम से जुड़ी हूँ सर। ओ आज बेटी के आईडी से मैंने ज्वाइन किया, मुझे लगा शायद। अच्छा ओ वही मैं देख रहा था कि हमने कहा कि ठीक है। तो सुधा पाठक जी हमारे बीच में हैं, प्रणाम जो सर। समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर ही नहीं है बल्कि आज की फैकल्टी भी है, तो उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं। आज फैकल्टी नहीं है वो, तो उनका भी स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं विचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस विधा को, एक्यूप्रेशर विधा को ये ऊंचाई प्राप्त हुई है, ये ख्याति प्राप्त हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा।
इसी विचार के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम पुनः सुधा पाठक जी का स्वागत करते हैं। आज की फैकल्टी है वो, और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं आज, परीक्षण, एक पुस्तक है परीक्षण 1 परीक्षण 2। ये किताब हमारे अग्रवाल सर ने लिखी है, जो हमारे हेड डिपार्टमेंट रहे हैं इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के। तो वहां पर उन्होंने हमारे चिकित्सा को अंगीकार किया। उन्होंने हमारे किताब कई लिखा है, BHB जो मानव शरीर विज्ञान है वो भी उनकी किताब लिखी हुई है। इसके अलावा अन्य किताब, 2 किताबें उन्होंने और इंग्लिश में लिखी है, फिर एनाटॉमी पे लिखी है, फिर एम्ब्रियोलॉजी पे लिखी है, और ये किताब भी परीक्षण पर है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, जो किताब उनकी है वो है रोगी रोग उपचारक। तो परीक्षण 1 परीक्षण 2 और रोगी रोग उपचारक, ये कई किताबें उनकी है। तो उन्हीं पर हम लोग आज परीक्षण 1 के चैप्टर 11 पेन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो पुनः सुधा जी का स्वागत, और वो मैं शुरू कर दे रहा हूँ मैडम। कोई वीडियो देखने नहीं है। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए सभी सहपाठियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज के क्लास में हम परीक्षण किताब से चैप्टर नंबर 11 पेन की चर्चा करने जा रहे हैं। पेन को हम एक अनप्लीजेंट सेंसेशन के रूप में जानते हैं। कभी भी कहीं भी किसी भी तरह का दर्द हो, वह प्लीजेंट तो हो ही नहीं सकता है। पेन और ये एक ऐसा सेंसेशन है या ऐसा एक्सपीरियंस है जो पेशेंट के अलावा दूसरा फील नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए ना तो कोई हमारे पास टेस्ट है और ना तो कोई उसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ही होता है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि पेन का क्या लेवल है। बस ये पेशेंट जैसे जैसे हमें एक्सप्लेन करता है उस हिसाब से हमें समझना पड़ता है। वैसे तो जब भी किसी को पेन होता है तो बहुत ही बुरा फील होता है, लेकिन हमेशा यह पेन बुरा ही नहीं होता है, बल्कि जिस तरह बुखार, किसी भी अन्य रीजन से बुखार, बॉडी में फीवर होता है, वैसे ही पेन किसी अन्य रीजन से भी होता है। पेन कहीं और कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए उससे पहले एक अलार्म की तरह पेन हमारे बॉडी में अपीयर होता है। वह चाहे वो छोटा हो या अगर ऊपरी तौर पर अगर कहीं इंजर्ड हो जाते हैं, कहीं कट जाता है, ये तो हमें समझ में आता है कि यहाँ कट गया है, यहाँ का टिश्यू हो गया है, ये दर्द है। लेकिन बहुत सारे समय में ऐसे भी होते हैं कि इंटरनल ऑर्गन में दर्द होता है, जैसे अपेंडिक्स का दर्द हो गया, पीरियड के टाइम में क्रैम्प्स आना हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे कहीं भी बॉडी के किसी ऑर्गन में स्टोन हो जाना, इन सब की वजह से भी दर्द होता है। तो यह एक तरह से अलार्म देता है कि हम उसको अच्छे से डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट करें। तो इस तरह से हम ये समझें कि दर्द हमेशा बुरा ही नहीं होता है। या तो हमारी कभी लापरवाही की वजह से अगर चोट लग गया तब तो वो और बात है, लेकिन नहीं तो अधिकतर टाइम में यह हमें एक तरह से अलार्म करता है। मानव शरीर में सामान्यतः 4 संवेदनाएं होती है। इसमें पहला है स्पर्श, दूसरा है दाब, तीसरा ताप, और उस सबका परिणाम होता है दर्द। पहली जो 3 संवेदनाएं हैं, टच, प्रेशर और थर्मल यानी दाब, इन सबों की परिणति या जो मेन रिजल्ट के रूप में दर्द आता है। स्पर्श की गहराई, अगर हम टच करते हैं और उसी टच को हम थोड़ा प्रेशर ज़्यादा देते हैं तो वह दाब के रूप में आ गया, और दाब को अगर बहुत समय तक दाब करके रखते हैं तो वो जगह गर्म महसूस होता है, और फिर कुछ देर के बाद अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको हम कंटिन्यू रखें तो वो जगह प्रेशर की वजह से उस जगह में दर्द मैनिफेस्ट होने लगता है। इन सभी संवेदनाओं में रिसेप्टर त्वचा पर अलग अलग पहचाने गए हैं। इन सभी कंडीशन में हमारे स्किन में जो रिसेप्टर्स है अलग अलग पहचाने गए हैं, लेकिन कोई भी रिसेप्टर्स ऐसा नहीं है जिसको कि जो स्पेशल रिसेप्टर हो जो ये प्रेशर के लिए है या टेम्परेचर के लिए है या ये पेन के लिए। और संख्या में सबसे अधिक दर्द रिसेप्टर फ्री नर्व एंडिंग वाले रिसेप्टर्स ही मौजूद होते हैं। दर्द चूंकि इन चारों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव दर्द ही होता है, पेन होता है बॉडी के लिए, स्किन के लिए, इसीलिए इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो संख्या में भी ज्यादा बॉडी में पाए गए हैं।
Pain is a specialized unpleasant senses of living human body. It's a body's protective mechanism to protect the body from further injury. जैसे बताया मैंने कि आगे आने वाली बड़ी बीमारी को भी हमें यह अलार्म की तरह बताता है कि यहाँ पर ये दर्द है, इसका मतलब कुछ बीमारी मैनिफेस्ट हो रहा है जो आगे चलकर बड़ी बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। अगर ऊपर का पेन हुआ तो वो समझ में आ जाता है, कहीं वुंड लग गया, कहीं चोट लग गई, कहीं कुछ होता है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन को तब तक हम नहीं समझ पाते हैं। या बहुत सारे पेन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लास्ट कंडीशन में जाकर पेन होता है और उसको फिर हमें सर्जरी करनी पड़ती है, जैसे कि हमने अपेंडिक्स के दर्द में सुना है। तो ऐसे कंडीशन में अगर पहले से वहाँ हल्का हल्का दर्द हो जाए तो कोई भी पेशेंट अलर्ट हो जाए और उसका इलाज पहले से वो कर ले। चिकित्सा विज्ञान में दर्द ऊतकों के मरने का द्योतक है। डैमेज ऑफ कहीं भी अगर दर्द होता है तो वह ये बताता है कि वहाँ की टिश्यू जो है वो डैमेज हो रही है। जैसे एक ही पोस्चर में अगर बैठे रह जाते हैं हम बहुत देर तक ऑफिस में या किसी चेयर पे बहुत देर तक बैठे रहे तो वहाँ प्रेशर पड़ने की वजह से दर्द शुरू हो जाता है। तो यह हमें बताता है कि उस जगह के टिश्यू में ब्लड का की आपूर्ति जो है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है, ब्लड सही ढंग से वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत देर तक उसको कंटिन्यू उसी कंडीशन में बैठे रहने से वहाँ के ऊतक, वहाँ के टिश्यू मरने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। और इस डैमेज ऊतकों में, इन डैमेज टिश्यू में कुछ केमिकल एलिमेंट भी निकलते हैं जो उस जगह पर मौजूद फ्री नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करते हैं। फ्री नर्व एंडिंग दर्द के रिसेप्टर हैं। दर्द के रिसेप्टर को हम एक और नाम से जानते हैं, नोजिसेप्टर। नोजिसेप्टर दर्द के रिसेप्टर का दूसरा नाम है। तो वहाँ जो नर्व एंडिंग या नर्व एंडिंग जो फ्री नर्व एंडिंग होती है उसी को नोजिसेप्टर्स कहते हैं। उसी को स्टिमुलेट, बहुत देर तक बैठे रहने से वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति में दर्द का एहसास होता है, ताकि व्यक्ति अब ये इसलिए भी होता है कि व्यक्ति अपने पोस्चर को चेंज कर ले। एक व्यक्ति जिसमें दर्द की संवेदना नहीं होती है, जैसे कि कोई अगर कोमा में है, वह अपनी स्थिति अनुसार अपनी मुद्रा नहीं बदल सकता है। तो इस लाइन से हम ये भी समझते हैं कि हमारे दर्द का जो कनेक्शन होता है बॉडी में जरूर होता है, बॉडी का ही रिफ्लेक्ट बॉडी में मैनिफेस्ट होता है, लेकिन जब तक उसका अगर ब्रेन से कनेक्शन नहीं होगा तो वो दर्द हमें फील नहीं होगा। क्योंकि अगर कोमा में रहने वाले व्यक्ति को भी अगर कहीं कट होता है या उसकी सर्जरी होती है तो जनरली उसको पेन फील नहीं होता है, क्योंकि उसका ब्रेन डेड हो जाता है, जिससे वो पेन को फील नहीं कर पाता है। अतः उसकी मुद्रा में प्रेशर क्षेत्रों में त्वचा एवं उसके ऊपर नीचे के ऊतकों के गलने लगते हैं, जिससे कि बेड रिडन पेशेंट को जनरली बेड सोर हो जाता है। अब दर्द रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर, जैसे कि बताया इसे नोजिसेप्टर्स कहते हैं। इसका कोई आकार, प्रकार, रंग, रूप नहीं होता है। ये स्वतंत्र नर्व एंडिंग या फ्री नर्व एंडिंग है जो अधिकतम त्वचा म्यूकस मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये फ्री नर्व एंडिंग कम संख्या में अस्थि के बाहरी परत पेरिस्टर्नम में पाए जाते हैं। जो हमारे अस्थि के ऊपर जो बाहर ये अस्थि का जो के ऊपर बाहरी लेयर होता है, जो रेशेदार होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टर्नम। पेरिओस्टियम, उसे पेरिओस्टियम कहते हैं। और रक्त नलिकाओं की दीवार में, आर्शियल वॉल में, संधि स्थल, जॉइंट सरफेस में तथा क्रेनियम में या फैक्स में या टेरिटोनियम में भी ये पाए जाते हैं, पेरिस्टोनियम। फिर स्टिमुलेट्स, दर्द का स्टिमुलेशन किस तरह से होता है? तो ब्रेन के पार्ट है तीन, क्रेनियम, फैक्स, सेरेब्री और टेरिटोनियम। फिर स्टिमुलेशन, ये दर्द की नर्व एंडिंग मैकेनिकल, ताप एवं रासायनिक तत्वों, केमिकल्स जैसे कि एसेटाइल कोलाइन, हिस्टामाइन या 5-हाइड्रोक्सी टेपेमाइन या प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये स्टिमुलेट हो जाती है। अगर जहां भी दर्द होता है तो ये सारे केमिकल एलिमेंट सारे स्टिमुलेट हो जाती हैं। और ऑक्सीजन की कमी होने पर मेटाबोलाइट उत्पन्न होते हैं। जब मेटाबॉलिक बॉडी में प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म का, उसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकलते हैं उसे मेटाबोलाइट कहते हैं। उस समय ये उत्पन्न होते हैं जो हृदय के एंजाइना एवं अस्थियों में इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन जैसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं। इंटरमीडिएट क्लाउडिकेशन, जब जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त हमारा
अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ करते हैं तो दर्द होता है, लेकिन कुछ देर आराम करने के बाद फिर हमें रिलैक्स हो जाते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं। अब है दर्द का मस्तिष्क से संबंध। स्वतंत्र नर्व शिराएं, फ्री नर्व एंडिंग, जो दर्द रिसेप्टर है, पेन रिसेप्टर्स हैं, नोजिसेप्टर है, स्पाइनल नर्व रूट, पोस्टीरियर स्पाइनल नर्व रूट से स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर हॉर्न में पहुंचती है, जहां से दूसरा न्यूरॉन ग्रे मैटर को क्रॉस कर दूसरी ओर व्हाइट मैटर में पहुंचकर ऊपर मस्तिष्क के थैलेसम में चला जाता है। स्पाइनोथैलेमस में तीसरा न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एरिया नंबर 312 में समाप्त होता है और वैज्ञानिकों के अनुसार थैलेमस दर्द की पहचान करता है। इससे पहले सर ने भी हमें बार बार ये बताया है कि थैलेमस के द्वारा ही हमें किसी तरह के पेन का आभास होता है। अब देखिए एक सेकंड, Yes, जो sir. ये बता रहे हैं ये कि जो आपके फ्री नर्व एंडिंग्स, जहां भी बॉडी के शरीर के कहीं भाग होगा तो वहां फ्री नर्व एंडिंग होगी। तो वो जब कोई भी बाहर का स्टिमुलस कोई भी आएगा, तो बाहरी वातावरण से कोई भी स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस माने जो कोई प्रेशर दे रहा, ताप दे रहा, टेम्परेचर दे रहा, कुछ भी आएगा, तो ये वातावरण आपके जाएगा। और जाने के बाद ये कहते, हम लोगों ने बताया है कि ये सारे जितने जाते हैं ये कौन कहलाती हैं, कौन सी नर्व कहलाती हैं? नर्व कोई नाम होगा इनका? सर क्या? सेंसरी नर्व। ये सेंसरी नर्व है ना, सेंस कराती है, एहसास करा रही है, ज्ञानेंद्रियां हैं। अगर हिंदी में समझे, आयुर्वेद भाषा में ज्ञानेंद्रियां हैं। ये जा करके और जाती कहां से है, याद करिए, ब्रेन का पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर, स्पाइनल कॉर्ड के, ये एक सामने का हुआ, एक पोस्टीरियर हॉर्न हुआ। तो जब पोस्टीरियर हॉर्न से यानी पोस्टीरियर साइड से घुसती है, हमेशा याद रखिए सेंसरी नर्व हमेशा स्पाइनल कॉर्ड के पीछे वाले बैक डोर एंट्री है, पीछे से पोस्टीरियर हॉर्न में पहुंचती है। और हॉर्न में पहुंची और फिर क्या हुआ, दूसरा न्यूरॉन ग्रे मैटर को क्रॉस कर, अब देखिए यहां से जब पहुंची और आगे आई, फिर जब ये क्या करती है, यहाँ क्रॉस करती है, ऐसे क्रॉस करती है। और तब थैलमस कहाँ है? थैलमस आपके सर के इधर मेडुला के ऊपर है ना, थैलमस मेडुला के ऊपर, पोन्स के बिल्कुल दोनों तरफ है, पोन्स के दोनों तरफ यूं है। और मेडुला माने स्पाइनल कॉर्ड का ऊपरी भाग, वहां पर, वहां तक ये क्रॉस करके यहाँ पहुंच जाती है। तो यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड में यहाँ क्रॉसिंग हो चुकी होती है। ये मेडुला ही पॉइंट है इसमें। फिर वहां पर जाएंगी व्हाइट मैटर पहुंचकर। अब व्हाइट मैटर क्या है, वो बोलिए, व्हाइट मैटर क्या है? सेंसरी सर, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। नहीं, व्हाइट मैटर तो सेंसरी है वर्चुअली ना, सेंसस का करा रहा है। और ग्रे, जो वहां से ग्रे मैटर हमारा फंक्शनल होगा ना, वो आदेश देगा कोई, तो वो ऑर्डर वाला होगा, जिसको मोटर नर्व बोलेंगे। तो अब ये ग्रे मैटर में पहुंच करके मस्तिष्क में थैलमस को, अब थैलमस पोन्स के ऊपर है, तो पोन्स के बगल में है, साइड में है, तो यहाँ थैलमस में पहुंच जाता है। और थैलमस में जा करके, मतलब थोड़ा सा हाइपोथैलमस थोड़ा सा नीचे है और थैलमस थोड़ा ऊपर है, थैलमस में पहुंच जाएगा। और थैलमस में जा करके, ये पोन्स के ऊपर होगा, थैलमस पोन्स के ऊपर होगा। सेरेबेलम तो आपका पोन्स के बगल में है, सामने है, लेकिन थैलमस ऊपर मिड ब्रेन के क्रॉस करेगा, तब आपको हाइपोथैलमस आएगा, तब थैलमस आएगा। तो थैलमस में पहुंचेगा और यहीं पर इसको क्या बोलेंगे, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। यहां से थैलमस से तीसरा न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स बिल्कुल बाहर है, ऊपर की तरफ है, वहां जाकर के और फिर क्या करेगा, एरिया नंबर 312, 3 है ब्रेन के रिसेप्शन के 3 पार्ट है। इसको एरिया नंबर से अगर याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया, 3, 1, 2, इन तीनों में 1, 2, 3 के बाद ऐसे मत करिए, 3, 1, 2 इसी क्रम में याद रखिए, 3, 1, 2 में पहुंचता है। बस चलिए। ठीक है। भोजन तंत्र एवं हृदय में दर्द के लिए रिसेप्टर्स दूर दूर तक छितरे होने के कारण इन अंगों में दर्द की पहचान कम होती है। फेफड़े, विसरल प्लूरा एवं भोजन तंत्र के अंग कटने एवं जलने से सेंस नहीं कर सकते हैं। सेंस होता है लेकिन ब्रेन या दूसरे स्किन वाले सेंस से ज्यादा से कम होता है, मगर बढ़े हवा दाब एवं इन्फ्लेमेशन में दर्द का एहसास करवाते हैं।
उसमें अपने तो भोजन तंत्र या हार्ट में जो दर्द रिसेप्टर दूर होने की वजह से जल्दी तो एहसास नहीं होता है, लेकिन उनमें बढ़े हुए हवा दाब और इन्फ्लेमेशन के कारण दर्द का एहसास होता है। जैसे इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, इन अंगों में दर्द का एहसास क्रिया सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स के द्वारा मस्तिष्क को मिलता है, थैलेमस का इसमें रोल नहीं होता है। फिर अब है दर्द के प्रकार, दर्द के टाइप। गति के आधार पर इन्हें 2 वर्ग में बांटा गया है। पहला है तेज दर्द और दूसरा है धीमा दर्द। इसमें शार्प पेन, प्रिकिंग पेन, तेज दर्द में शार्प पेन, प्रिकिंग पेन, एक्यूट पेन या इलेक्ट्रिक पेन भी इसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक पेन का एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल है ट्राइमिनल न्यूरेल्जिया। यह दर्द स्टिमुलस देने में 0.1 सेकेंड के अंदर थैलेमस द्वारा पहचान लिया जाता है। यह नर्व फाइबर ए टाइप है, जिसमें कंडक्शन स्पीड 12 से 12 to 30 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर इसमें एक बहुत तेज कंडक्शन होता है इसमें एक ये लाइन बताना चाहूंगी कि अगर अनबियरेबल पेन होता है कहीं भी, तो उसको जनरली वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, और अगर बियरेबल पेन होता है तो वह सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है। इसके बाद है स्लो पेन। इसमें बर्निंग पेन, एकिंग पेन, क्रॉनिक पेन या ट्रम्बलिंग पेन या नॉजियस पेन होता है भी कहते हैं इसे। यह दर्द स्टिमुलस देने से 1 सेकेंड के पश्चात थैलेमस द्वारा पहचान लिया जाता है। यह नर्व फाइबर सी टाइप है, सिंपैथेटिक नर्व भी आता है इसमें कंडक्शन स्पीड 0.5 to 2.0 मीटर प्रति सेकंड की होती है। दर्द के रिसेप्टर्स या नोजिसेप्टर में एडेप्टेशन फेनोमेनन आंशिक तौर पर ही पाया जाता है, अपितु इन रिसेप्टर्स में जो दर्द धीमे दर्द के रिसेप्टर्स हैं, उन्हें किन्हीं दशाओं में तेज दर्द इंक्रीज सेंसिटिविटी ले जाते पाया गया है। मतलब धीरे अगर कोई दर्द धीरे है वो तेज दर्द में भी कन्वर्ट हो जाता है इन्हीं रिसेप्टर्स की वजह से। इस स्थिति में हाइपर एलेक्जीसिया, इस स्थिति को धीमे दर्द से तेज दर्द में कन्वर्ट होने की स्थिति को हाइपर एलेक्जीसिया कहते हैं। उदाहरण के लिए सनबर्न स्किन या हर्पीज जोस्टर। हर्पीज जोस्टर में देखा गया धीरे धीरे शुरू होता है और बाद में अनबियरेबल दर्द इसका होता है। त्वचा पर सभी संवेदनाएं, दर्द की संवेदना सहित इंटेंसिटी एवं लोकेलाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में सबसे अच्छी पहचान की जाती है, जबकि अस्थि पेशियों एवं अस्थि के पेरिस्टर्नम परत में दर्द की संवेदना का एहसास सबसे कमजोर होता है, क्योंकि स्किन के रिसेप्टर्स जो होते हैं नजदीक होते हैं और ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से स्किन में जल्दी हम किसी भी दर्द को फील कर पाते हैं। उसके बाद है जबकि इसी प्रकार अमाशय में अल्सर फटने पर या एंजाइना एवं या आंतों के दर्द में की दशा में रोगी दर्द की स्थिति में लोकेलाइजेशन ऑफ पेन नहीं बता पाता है, क्योंकि उस समय वहां पर रिसेप्टर्स बहुत दूर दूर होते हैं, स्किन की तरह नजदीक नहीं होते हैं इंटरनल ऑर्गन में, इसलिए जल्दी दर्द का वो लोकेशन नहीं बता पाता है। दर्द की गहराई 45 डिग्री सेल्सियस शरीर तापक्रम पर टिश्यू के मरने को या डैमेज होने पर व्यक्ति को अपनी त्वचा पर दर्द महसूस होने लगता है। इसको हम ऊतक को डैमेज दशा में लाने के ये कारण होते हैं। 45 डिग्री सेंटीग्रेड का अर्थ समझ रहे हैं? हमारे शरीर का तापक्रम 37.4 के आसपास होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये 45 यानी 7-8 जो बाहर का, जब गर्मी के सीजन में आपका 45 बाहर 44-45 होने लगता है तो बहुत गर्मी लगती है, उस टेम्परेचर की बात कर रहा है। ठीक, इसीलिए जनरली जहां दर्द होता है, पेन होता है, वहां रेडिशनेस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसमें है इसके ऊतकों को डैमेज दशा में लाने का कारण है पहला हीट, दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तीसरा है रक्तों की आपूर्ति नहीं हो पाना, ऊतकों में टिश्यूज में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाना, और ऊतकों का टिश्यू का कंट्यूशन। दर्द की इंटेंसिटी शरीर में ऊतक डैमेज होने के सीधे अनुपात में होती है। दर्द की एक ही इंटेंसिटी पर व्यक्ति की सहन शक्ति अन्य व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है और एक ही व्यक्ति में समय समय पर अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बताया गया है।
यह मस्तिष्क के गुण दर्द सिग्नल्स को नर्वस सिस्टम में न्यूट्रल सप्रेस कर पाने पर निर्भर करता है। कहने का मतलब किसी अलग अलग ह्यूमन में अलग अलग टाइप का अपने दर्द को सप्रेस करने की जो पावर होता है, उसके हिसाब से उसको दर्द फील होता है। इसके लिए हाँ सर, नहीं, इसके लिए नर्वस सिस्टम में दर्द नियंत्रक तंत्र को एक्टिवेट करना पड़ता है। इसे एनाल्जेसिया सिस्टम कहा जाता है। और ऐसे ही इसीलिए कहा जाता है कि दर्द तब तक नहीं होता है जब तक कि हमारा तंत्रिका तंत्र यह सोचता नहीं है कि हमारे शरीर का कोई हिस्सा घायल हो गया है, या घायल होने का उसको नर्वस सिस्टम को जब तक डर नहीं होता तब तक हमें दर्द फील नहीं होता है। एनाल्जेसिया सिस्टम क्या है, इसे देखते हैं। इस सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स हैं जो एक इकाई की भांति कार्य करते हैं। इसमें अब मस्तिष्क इसको जरा समझ लीजिए Yes, sir. कि ऐसा है कि क्यों एक ही पेन चुभाया जाए, मान लीजिए कोई कील चुभाई जाए 2 व्यक्तियों पर, तो एक व्यक्ति को अधिक एहसास होगा और एक व्यक्ति को कम एहसास होगा, है ना? वही पॉइंट बताने की चाह रहे हैं, इसको समझ लीजिए। यस सर, आगे बढ़ूं सर? हाँ, इसमें है एनाल्जेसिया सिस्टम के बारे में बताया गया है कि मस्तिष्क के मीजेनसीफॉलन भाग में स्थित पेरीएक्वेडक्टल ग्रे एंड पेरीवेंट्रिकुलर क्षेत्र में होता है। निचले पॉन्स एवं ऊपरी ये तो मिड ब्रेन वाला क्षेत्र है, जो मेसेंसेफलॉन से मिड ब्रेन का निर्माण होता है। ये उसी एक बात कर रहा है। यस सर। निचले पॉन्स एवं ऊपरी मेडुला में स्थित रेफ्ट मेनिंजस न्यूक्लियस होता है। स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न में स्थित एक पेन इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स होता है। यह एनाल्जेसिया सिस्टम के बारे में बताया गया है। इन कंपोनेंट्स के मध्य पेन सिग्नल एफरेंट पेरीएक्वेडक्टल ग्रे एवं पेरीवेंट्रिकुलर क्षेत्र में वापस स्पाइनल कॉर्ड में एफरेंट पहुंचाते हैं। इस एफरेंट नर्व एंडिंग में विशेष ट्रांसमीटर सब्सटेंस या इनके फेलाइन और सेरोटोनिन डोर्सल हॉर्न पर पेन के अंदर आते हुए सिग्नल को इनहिबिट कर लेते हैं। इस प्रकार इस सिस्टम को हम जितने अधिक पेन सिग्नल पर समाप्त होंगे, व्यक्ति को दर्द का एहसास उतना ही होगा। सर, इसको आप समझाना चाहेंगे सर? हाँ, बता रहा है। देखिए, इसमें जो कह रहे हैं कि ये पेन सिग्नल्स आए पेरी एक्विडेक्टल ग्रे एंड पेरी वेंट्रिकुलर क्षेत्र से वापस स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते हैं। मतलब ये जो 3 आप बताया, मेसेंसेफलॉन और पॉन्स, मेडुला पॉन्स, और ये स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न नीचे जब पाया शुरू में, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो डॉर्सल हॉर्न है वहां पर, डॉर्सल माने पीछे वाला, वहां से हॉर्न पर 3 जगह कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं और पेन का एहसास कराने के लिए। अब इन कंपोनेंट के मध्य जब पेन सिग्नल एफरेंट बने जाने वाली, तो पेरी वेंट्रिकुलर ग्रे और पेरी वेंट्रिकुलर क्षेत्र, ये पेरी एक्विडेक्टल माने ब्रेन में है, एक्विडेक्टल पेरी माने बाहरी और एक्विडेक्टल माने एक्विडेक्ट, और ग्रे और पेरी वेंट्रिकुलर जो वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स कहलाते हैं ब्रेन में, तो वो 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, उनसे क्षेत्र से वापस स्पाइनल कॉर्ड में। अब सूचना नीचे जाएगी तभी तो पेन का एहसास होगा। इफरेंट माने ऊपर से जो ब्रेन से नीचे आ रही है, तो ये ठीक है। इन इफरेंट नर्व एंडिंग से अब ये जो नीचे वाली आई मोटर नर्व, इसको बोल आएंगे कि मोटर नर्व, उसने इंफॉर्मेशन दिया, वहां संदेशा पहुंचाया, संदेशा पहुंचने के बाद इफरेंट नर्व एंडिंग से विशेष ट्रांसमीटर सब्सटेंस, ये क्या एनकेफेलिन और सेरोटोनिन डॉर्सल हॉर्न पर पेन के अंदर आते सिग्नल्स को इनहिबिट कर देते। अब ये क्या हुआ, अब ये इस एंडिंग से जो आया है ट्रांसमीटर सब्सटेंस, कोई ट्रांसमिट करेगा ना नीचे, ट्रांसमिट माने फैला, उसको भेजना किसी दूसरे को, तो यहाँ ये इनकेफेलिन जो सब्सटेंस क्या है, इनकेफेलिन और सेरोटोनिन, ये डॉर्सल हॉर्न में नीचे जो आ रहा है, उसके पेन के अंदर सिग्नल्स को इनहिबिट क्या कर देते हैं। ऊपर से सिग्नल आया, नीचे से सिग्नल जा रहा है कि पेन हो रहा है, तो इस पेन को ये डॉर्सल हॉर्न या सेरोटोनिन और ये इनकेफेलिन दो सब्सटेंस है, ये क्या करते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं, कम कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। तो इस सिस्टम से जितने पेन सिग्नल अब जितने ऊपर से आएंगे, सेरोटोनिन या एनकेफेलिन आएंगे ट्रांसमीटर,
उतना ही पेन सिग्नल को वो कम करने में कामयाब होंगे, उतना ही आपको पेन कम होगा। पेन नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से एक हमारे इस क्षेत्र से पेरीवेंट्रिकुलर और पेरी एक्विडल से स्पाइनल कॉर्ड में एफरेंट जा रही है मोटर नर्व के रूप में, और ये ट्रांसमीटर सब्सटेंस कौन है, एनकेफेलिन और सेरोटोनिन, जिसमें ये जो जा करके और डॉर्सल हॉर्न माने स्पाइनल कॉर्ड के हॉर्न पर जा करके और पेन के सिग्नल को कम कर देते हैं। यूं आए जैसे लहर आई, एक उसको समझिए, एक लहर यूं आई, दूसरी लहर यहाँ से चली, तो जितनी लहर ये तेज हुई उतनी ये आगे बढ़ी नहीं पाएगी। ये वाला ये पेन की लहर है, ये लहर उसकी है, जितनी ये शक्तिशाली होगी उतनी ये लहर कमजोर हो जाएगी। अगर ये कमजोर होगी तो ये शक्तिशाली हो जाएगी, बस ये है। तो इसलिए हमको एहसास नहीं होता है, सामान्य भाषा में समझने के लिए यही है। चलिए इस एनाल्जेसिया सिस्टम के अलावा मस्तिष्क में ब्रेन ओपिएट सिस्टम भी होते हैं, जिसके अंतर्गत पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और पेरी एक्विडेंटल ग्रे मैटर के आसपास का मॉर्फिन सेंसिटिव रिसेप्टर मौजूद होता है, जिस पर मॉर्फिन या मस्तिष्क ऊतकों से स्रावित डायोनोफ्रिन या बीटा एंडोमॉर्फिन, मेट एंडोऑर्फिन या लियो एंडोऑर्फिन तत्व मस्तिष्क द्वारा दर्द का एहसास समाप्त कर देते हैं। अब आप समझ लीजिए, ठीक है। अब ये तो एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ कि हमारे ब्रेन में अपने आप एक सिस्टम है जो हमारे दर्द को कम करने में कामयाब होता है। दर्द को कम करने की, क्योंकि उसको भी तो मालूम है ब्रेन को कि अगर दर्द होगा तो हमें तकलीफ होगी, हमारे सारे फंक्शन प्रभावित होंगे, इसलिए वहां पर भी हर चीज ब्रेन मतलब हर चीज शरीर में मौजूद है। तो यहाँ भी मॉर्फिन का, जैसे मॉर्फिन टाइप का एक सब्सटेंस हमारे पास ऑलरेडी है जो हमारे यहाँ पैदा होता है। तो वो क्या होता है, वो मॉर्फिन माने जैसे बाहर से आप देते हैं तो मॉर्फिन देते थे कि लोगों को सुला देते थे, तो उससे या मॉर्फिन दे दीजिए तो इंजेक्शन जो है दर्द का एहसास कम हो जाता है। तो वो मॉर्फिन तो ये नॉर्मली शक्तिशाली होने पर दिया जाता है कि बाहर जरूरत है, लेकिन शरीर में ऑलरेडी मौजूद है और वो होता है। तो अगर मॉर्फिन आपका शक्तिशाली है तो वो क्या करेगा, जो तेज दर्द आएगा उसको वो कमजोर कर देगा और आपको दर्द का एहसास कम होगा, नहीं तो बाहर से देना पड़ेगा। ठीक, ऐसे में ही दर्द से पीड़ित क्षेत्र के आसपास त्वचा को, स्किन को सहलाने से अक्सर रोगी को दर्द से राहत मिल जाती है। इस प्रकार सहलाने पर सिग्नल्स ए बीटा टाइप सेंसरी फाइबर्स द्वारा स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टेरियर हॉर्न पर दर्द के सिग्नल्स को इनहेबिट कर देते हैं। इसी पैटर्न पर दर्द निवारक त्वचा की क्रीम भी कार्य करती है। उसके बाद है दर्द उठे किंतु रोगी को महसूस कहीं और हो, रेफर्ड पेन। दर्द तो कहीं और है, वुंड कहीं और है, लेकिन दर्द कहीं और उसको कहीं और फील हो रहा है। इस प्रकार के दर्द का कारण है स्पाइनल कॉर्ड के जिस सेगमेंट में त्वचा से एफरेंट आ रही है, उसी सेगमेंट में किसी इंटरनल ऑर्गन के भी एफरेंट आ रहे हैं। इन दोनों के मध्य एक न्यूरॉन का संबंध होता है। इसी संबंध के कारण रोगी को दर्द या स्रोत अन्यत्र होने के बावजूद दर्द त्वचा पर महसूस होता है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड का एफरेंट भी और जहां पर दर्द है इंटरनल ऑर्गन में, उस दोनों का एफरेंट एक दूसरे से मिल रहा है, जिसकी वजह से दर्द कहीं और है लेकिन स्किन में उसको फील होता है, या दूसरी जगह, स्किन ही नहीं दूसरी जगह उसको दर्द फील होता है। फिर है विसरल ऑर्गन में ऊतकों के डैमेज होने पर दर्द त्वचा की तुलना में बहुत कम होता है। पेरेन्काइमा, लीवर तथा फेफड़ों में एल्वेलाई के दर्द के सिग्नल्स नहीं उठते हैं, जबकि लीवर कैप्सूल्स एवं पेराइटल प्लूरा, बाइल डक्ट और ब्रोंकाई में दर्द के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। रेफर्ड पेन का दूसरा सब बड़ा कारण है कि डर्मेट्रॉन, वह जगह जहां स्पाइनल कॉर्ड की स्किन का वह क्षेत्र जहां वह स्पाइनल कॉर्ड की तंत्रिकाओं से जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं डर्मेट्रॉन, से त्वचा एवं अंत अंग का विकास होना। फिर वह अंग शरीर में कहीं भी स्थित हो, जैसे डायफ्राम का नेक रीजन में या अंडकोशों में, टेस्टिकल या के लंबर क्षेत्र में विकसित होना। अब इसका थोड़ा सा बता दें, बस अधिक नहीं जानकारी हमको है, लेकिन बता रहे हैं। ऐसा होता है शरीर के जब डेवलपमेंट प्रोसेस है, तो उस डेवलप प्रोसेस में क्या होता ये है कि वो मतलब उसको जन्म कहीं और लेता है,
लेकिन उसका विकास कहीं और होता है। ये आपका टेस्टिस के बारे में भी है कि वो जो है पहले एब्डोमिनल में जन्म लेगा, लेकिन जब आपका जन्म होने लगेगा उस समय आपका विकास के क्रम में वो नीचे आ जाएगा। उसी तरह बहुत से शरीर के ऐसे हिस्से हैं, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी उसी का भी ऐसा होता है कि वो तो वहीं रहता है, लेकिन इंटीरियर पिट्यूटरी नीचे से जाता है, किसी एब्डोमिनल सिस्टम से नीचे जाकर के ऊपर ब्रेन में स्थापित होता है। ऐसे बहुत डेवलपमेंट के प्रोसेस है जिनमें मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होने के बाद जो ओरिजिनल जहां पे जगह थी वहां से वो जगह कहीं और पहुंच जाता है। अब इसका अर्थ क्या है, जो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, आप जिस गांव घर में रहते रहे हों, आप वहां से आप पलायन करके कहीं और चले गए हो, तो आपका संबंध उस गांव घर से रहता है। वैसे ही जहां ये जन्म लेते हैं कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू, कोई भी सेल, उस सेल से, उस जगह से उसका संबंध होता है। तो अब उस जगह में अगर कभी दर्द होगा तो हो सकता है कि आपको इस ऑर्गन का, ये ऑर्गन चाहे बाहर शिफ्ट कर गया हो कहीं, वहां भी दर्द हो सकता है, ये कहने का अर्थ। क्लियर? फिर है हृदय का विकास गर्दन क्षेत्र में दर्द बाईं ओर गर्दन या कंधे, पेक्टोरल मसल्स और बाह, सबस्टीनियल एरिया तथा अपर चेस्ट में। तो ये बताया गया है कि सर यही है ना कि मतलब जो दर्द कहीं उसका ओरिजिन जहाँ है वहां पर नहीं होकर दूसरी जगह हो रहा है। हाँ, ठीक है ना? वैसा ना जो जहाँ आप दिखाई दे रहा है तो वर्चुअली ओरिजिनल जगह पर हुआ, और ये विकास यहाँ विकास डेवलपमेंट पहले हुए ना, तो वहां पहले रहा होगा उस जगह, तो अब वहां पर दर्द हो रहा तो अब उसको महसूस होगा। दर्द बाईं ओर गर्दन में, कंधे में, पेक्टोरल मसल में, सब सबस्टिटर्नल एरिया में और अपर चेस्ट में होगा। तो ये हृदय का विकास वहां पर आपका, देखिए वहां पर दर्द होगा हृदय में। हृदय का विकास गर्दन क्षेत्र, गर्दन वाला दर्द भी कह रहे हैं कि हृदय वाला है, ये भी हो सकता है। ठीक है सर। भोजन नली का दर्द बाईं या दाईं ओर रूट ऑफ नेक से चेस्ट के एक और ऊपरी बाह तक। भोजन नली में देखिए है भोजन नली का, लेकिन कहाँ है, बाईं और दाईं रूट ऑफ नेक में, नेक में दर्द दिख रहा है, या चेस्ट में, या एक और ऊपरी बाह में दिख रहा है। अमाशय का दर्द एंटीरियर एपिगैस्ट्रियम में एम्बलिकस के ऊपर के क्षेत्र में। स्टमक का दर्द एंटीरियर एपिगैस्ट्रियम में होगा या नाभि के ऊपर के क्षेत्र में होगा। लीवर तथा गॉल ब्लैडर का दर्द दाएं हाइपोकॉन्ड्रियम क्षेत्र में नजर आएगा, लीवर और गॉल ब्लैडर वाला दर्द जो है दाएं हाइपोकॉन्ड्रियम मतलब थोड़ा नीचे वाले में, हाइपोकॉन्ड्रियम मतलब नीचे वाला एरिया है जो है बिल्कुल अम्बिकल के वो के जो जहां पर आपका बोन है उस बोन के जस्ट ऊपर वाले में, स्टर्नम बोन के जस्ट ऊपर से। फिर एसआई पाइलोरस, एसआई का पार्ट है। पाइलोरस का दर्द पेट के आंशिक एम्बलिकल क्षेत्र में फील होगा। अपेंडिक्स एवं छोटी आंत का दर्द पूर्ण एम्बलिकल क्षेत्र में फील होगा। कोलन का दर्द हाइपोगैस्ट्रियम क्षेत्र में फील होगा। किडनी का दर्द लंबर क्षेत्र में कम या और हाइपोगैस्ट्रियम क्षेत्र में अधिक फील होगा। यूरेटर का दर्द बाह्य जननांगों में फील होगा ज्यादा। इसके बाद है एब्डोमिनल। ये आप लोग सब नोट कर लीजिए, इसको जरूर पढ़िएगा, तो जो लिखा हुआ है आप चाहें तो फोटो खींच लीजिए, आप इसको जरूर पढ़िएगा, ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और किताब आपके पास ना हो तो यहाँ पर फोटो खींच लीजिए और नई किताब पढ़िएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है ये सब, तो जो आप लोग रिफर्ड पेन की बात हम लोग सुनते हैं वो इसमें है जी। चलिए फिर एब्डोमिनल पेन, पेट के समस्त अंतः अंग, स्मूथ मसल्स, कोलेजन टिश्यू या ग्लैंडुलर टिश्यू या एंजियोब्लास्टिक टिश्यू से निर्मित होता है। इन सभी अंगों में नर्व सप्लाई संबंधित रक्त वाहिनियों के साथ होती है और अधिकतम अंग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ही नियंत्रित होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्व या वास्को कंस्ट्रिक्शन एवं पैरासिम्पैथेटिक नर्व ग्लैंडुलर सिक्रीशंस अधिकतम नियंत्रित होती है। फिर है पेट का एनाटॉमिकल विभाजन। हॉरिजेंटल 10th सबकोस्टल लाइन, ट्रांसपाइलोरिक
plane. Horizontal tubercles lines iliac chest. Transtubercular plane. Two ventricles line drawn from the mid ये inguinal जो है ligaments. इसको इस तरह नोट, यहाँ वाला ये पढ़िए मेन, ये वाले सर ना, हाँ। ये वाला देखिए, हाँ। राइट It's- हाइपोकॉन्ड्रियम का लेवल क्या है, इपीगैस्ट्रिक क्या है, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम क्या है, Chondrium क्या है? तो ये सब देखो। और राइट ये लंबर क्या, 9 भागों में पेट को इमेजिनरी गया। आप डिवाइड कर लीजिए, इमेजिनरी डिवाइड करिएगा 9 को, और जहां जहां एरिया है उसको देखिए, 9 क्वाड्रेंट्स में इमेजिनरी लाइन में बांटा गया है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए और बार बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सब एक बार देखिए, पढ़िए Yes, sir. सबसे ऊपर राइट की तरफ, हाँ, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, हाँ, राइट इसमें आता लोब है- लीवर गॉलब्लैडर, मतलब लीवर और गॉलब्लैडर के जस्ट नीचे, यस सर। फिर एपिगैस्ट्रियम एपिगैस्ट्रियम बीच में, आता है, एपिगैस्ट्रिक बीच में है। इसमें मिडिल लोब लीवर है, स्टमक बॉडी है और एरोटा। हाँ, फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्टमक लेफ्ट लोब लीवर है। हाँ, लीवर का Stomach लेफ्ट में- लोब आएगा और स्टमक आएगा। यस ये सर। 3 इमेजिनरी लाइन है, बस आप लगभग Yes. बांट लीजिए ऊपर से लेके नीचे तक, और आप बांट लीजिएगा तब आप फिर फिर बीच राइट वाले लंबर एरिया में में, हाँ, बीच वाले एरिया में है, बीच वाले एरिया में राइट लंबर वाले रीजन में है यूरेटर ड्यूडेनम, हेड पैंक्रियाज, फिर असेंडिंग कोलोन और राइट किडनी एड्रिनल। और बीच वाले एब्डोमिनल के बीच वाले पोर्शन में एम्बिलिकल के रीजन में पाया जाता है पाइलोरस, ट्रांसवर्स कोलोन, पैंक्रियाज और एरोटा। फिर है लेफ्ट लंबर, डिसेंडिंग कोलोन, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन और यूरेटर। फिर है स्टमक के या एब्डोमेन के नीचे वाले पोर्शन में, उसमें है राइट इलियक में आता है सिकम अपेंडिक्स। फिर नीचे वाले एरिया में मिडिल पोर्शन में पाया जाता है हाइपोगैस्ट्रिक, इसमें रेक्टम, डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर। फिर है लेफ्ट इलियक में है सिग्मॉइड कोलन। अब एक एक करके सबके बारे में बताया गया है। हाइपोकॉन्ड्रियम में लेफ्ट लोब लीवर आएगा। हाँ, लेफ्ट लोब लीवर आ रहा है सर। हाइपोकॉन्ड्रियम में लेफ्ट लीवर लोब आएगा और स्टमक आएगा, स्टमक आ रहा है। फिर सर सबके बारे में एक एक इमेजिनरी ये उसी के आधार पर आपको समझ में आएगा। इमेजिनरी लाइन है, अगर मान लीजिए आपके यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक आपने डिवाइड कर लिया तो उसको 9 भागों में विभाजित कर लीजिए, तो बीच वाला जो है वो एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल और हाइपोगैस्ट्रिक आएगा। राइट वाला राइट हाइड्रोकॉन्ड्रियम आएगा, राइट लंबर आएगा, राइट इलियक आएगा, और लेफ्ट वाले में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम आएगा, लेफ्ट लंबर आएगा और लेफ्ट इलियक आएगा। ठीक है, ठीक है। फिर सबके बारे में एक एक लाइन में समझाया गया है। जैसे हमने देखा था ऊपर में है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम क्वाड्रेंट, तो इसमें आता है कि इसमें मुख्यतः लीवर का दाहिना लोब और गॉल ब्लैडर और कोलोन का दाहिना फ्लेक्सर आता है, जैसा कि ऊपर अभी हमने देखा था। फिर दूसरा है दाहिना लंबर क्वाड्रेंट, इस क्षेत्र में ड्यूडेनम का भाग, असेंडिंग कोलोन, दाहिनी किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, दाहिना यूरेटर तथा हेड पार्ट ऑफ पेनक्रियाज स्थित है। इसके बाद है फिर दाहिना इलियक क्वाड्रेंट, इस क्षेत्र में मुख्यतः सीकम एवं अपेंडिक्स है और कुछ हिस्से असेंडिंग कोलोन का भी रहता है। छोटी आंत पेट के सभी क्वाड्रेंट में कम अधिक मिलती है, यह फ्लोटिंग पार्ट है, अतः एम्बिलिकल एवं हाइपोगैस्ट्रियम क्वाड्रेंट इसमें अधिकतम निश्चित क्षेत्र है। एपिगैस्ट्रिक क्वाड्रेंट ये है, इसमें आता है, इसमें लीवर का मिडिल लोब, अमाशय का बॉडी पार्ट एवं डिसेंडिंग एरोटा आता है। फिर 5th नंबर पर है एम्बिलिकल क्वाड्रेंट, इसमें आता है, इस क्षेत्र में अमाशय का पाइलोरस, बॉडी ऑफ पैंक्रियाज, ट्रांसवर्स कोलोन एवं एरोटा का भाग आता है। हाइपोगैस्ट्रियम क्वाड्रेंट, यह क्षेत्र मुख्यतः रेक्टम का है, यूरिनरी ब्लैडर का जब अधिकतम भर जाता है तो इस क्षेत्र में प्रोजेक्ट होता है। पेरिटोनियम जो पाचन तंत्र की कवरिंग है सभी क्वाड्रेंट में मौजूद रहती है। फिर उसके बाद पेरिटोनियम क्या है, कवरिंग है, इसलिए वो सब जगह होगी, सभी क्वाड्रेंट में होगी। फिर है बाया हाइपोकॉन्ड्रियम, इस क्षेत्र में अमाशय का हिस्सा, लीवर का बायां लोब, स्प्लीन का हिस्सा एवं कोलोन का बायां फ्लेक्सर स्थित है। बाया लंबर क्वाड्रेंट,
इस क्षेत्र में बाई किडनी, डिसेंडिंग कोलोन, स्प्लीन का आंशिक पार्ट, बाई एड्रिनल तथा बायां यूरेटर स्थित है। बायां इलियक क्वाड्रेंट, इस क्षेत्र में मुख्यतः सिग्मॉइड कोलोन मौजूद रहता है। पेट के जिन अंगों में शोथ या इन्फ्लामेशन होता है उन्हें निम्न वर्गों में रखा गया है। कहने का मतलब ये चार्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि हमारे बॉडी की जो एनाटॉमिक, बॉडी नहीं, हमारे जो एब्डोमेन का जो डिवाइडेशन है यह बताया गया है कि इसमें किस तरह से किस जगह पर क्या क्या पोर्शन मौजूद है, और इसी को आगे बताया गया है इस पेज में। तो सर ये तो हो गया, आप चार्ट पर चलें। चार्ट बता दीजिए एक बार। ठीक है सर। इसके बाद है पाचन तंत्र के अंगों का शोध या इन्फ्लामेशन ऑफ जीआईटी पार्ट्स। इसमें है अगर पेप्टिक अल्सर होता है तो दर्द का, पेप्टिक अल्सर के कंडीशन में दर्द पेट के क्षेत्र में, जो पेट के रीजन में साइट ऑफ पेन होता है वह है एपिगैस्ट्रियम, नेवल के ऊपर का है। उसके बाद है अगर पेप्टिक अल्सर परफोरेंस है तो उसमें होगा एपिगैस्ट्रियम, वो भी दर्द का जो क्षेत्र है पेट में वह होगा एपिगैस्ट्रियम। फिर अमाशयिक स्टमक कैंसर के केस में दर्द का जो रीजन होगा वो भी फिर एपिगैस्ट्रियम ही होगा। और अगर छोटी आंत अवरुद्ध हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वह उसका जो दर्द होगा उसका रीजन होगा एम्ब्लिकल। फिर अगर बड़ी आंत में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो इसमें आएगा हाइपोकॉन्ड्रियम, नेवल के नीचे, हाइपोगैस्ट्रियम नेवल के नीचे का पार्ट। ये एपिगैस्ट्रियम था नेवल के ऊपर का, और हाइपोगैस्ट्रियम नेवल के नीचे का। अब इसमें एक बता दो, एक पूरा जैसे लिखा ना, पेट पर क्षेत्र, फिर फैलाव कहाँ पर है, दर्द का फैलाव, फिर दर्द का प्रकार, इसी में एक ही का पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का ही बताती हूँ सर। ये एक कॉलम है, एक कॉलम के हिसाब से है, देखिएगा एक कॉलम के हिसाब से उसमें कहाँ पर उसका प्रभाव है, कहाँ पर फैलाव होगा, प्रकार क्या होगा, कैसे उद्भव होगा, और फिर ये उसमें सहायक लक्षण क्या होंगे, ये बताने की बात है। इनके बेसिस पर देखिए, इनको जानने की जरूरत क्या है, इनके बेसिस पर हम लोग अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हमको ये मालूम हो गया तो हम लोग समझ गए कि ये पेप्टिक अल्सर का मान लीजिए है, तो हम लोग पेप्टिक अल्सर का इलाज कर देंगे। ठीक, चलिए ये देखिए बड़ा। फिर अगर पेप्टिक अल्सर का हमने रीजन देखा, दर्द का रीजन क्या होगा, उसके बाद है पेप्टिक अल्सर अगर है तो उसमें दर्द का फैलाव, रेडिएशन ऑफ पेन कहाँ होगा, इसमें है निचले सीने में या पीछे इंटर स्कैपुलर पेन होगा। उसके बाद अगर पेप्टिक अल्सर है तो दर्द का जो टाइप होगा वो डल टाइप का दर्द होगा, और दर्द का उद्भव होगा वह धीरे धीरे और वर्षों में या महीनों में धीरे धीरे, पेप्टिक अल्सर वाले केस में धीरे दर्द एकाएक नहीं, एक्यूट नहीं होगा, धीरे धीरे करके वो दर्द का जो मैनिफेस्ट होगा वह दर्द धीरे धीरे और महीनों में या वर्षों में होगा। फिर है उसके सहायक लक्षण, क्रॉनिक डायस्पेसिया या उल्टी के बाद का आराम। जब दर्द अगर होता है और अगर वोमिट कर देता है पेशेंट तो उसके बाद उसको आराम लगता है। फिर शारीरिक लक्षण है, इसमें हार्ट बर्न होता है, रेग्यूजाइटेशन इनटू फेरिंक्स। इसके बाद है उसमें जो एक्सरे में या गैस्ट्रोस्कोपी में या एंडोस्कोपी में जो आएगा उसमें आएगा बेरियम मील आएगा। इसके मील में बेरियम मील आएगा। बेरियम मील टेस्ट होता होगा, ओके सर। फिर उसके बाद लीवर में अगर है एक्यूट पेरेन्काइमा डिजीज अगर है तो उसमें अगर दर्द होता है तो दर्द का जो रीजन होगा वो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, और दर्द का जो फैलाव रीजन जहाँ पर दर्द फैलता है वो होगा अपर एब्डोमेन, और दर्द का प्रकार होगा नॉन कॉलिकी सीवियर। उसके बाद दर्द का उद्भव एक्यूट इन डेज, शुरुआत में धीरे धीरे होगा। सहायक लक्षण इनलार्ज लिम्फ नोड्स इन सर्वाइकल रीजन में लिम्फ नोड इनलार्ज दिखेगा। शारीरिक लक्षण स्प्लेनोमेगाली, जॉन्डिस और इनलार्ज लीवर होगा। इसमें जब लीवर में अगर दर्द होता है, लीवर में अगर कोई बीमारी होती है, इसमें शारीरिक लक्षण में जो मैनिफेस्ट होगा वो होगा स्प्लेनोमेगाली और जॉन्डिस या इनलार्ज लीवर होगा। तो इस तरह से एक एक अगर बीमारी के बारे में देखें तो इसमें चार्ट में बहुत अच्छा से दिया गया है, और ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही। इसको बाद में पूरा पढ़िए और सबका वो देख लीजिए। इससे क्या होगा,
हमारे यहाँ भी आप चाइनीज में भी देखिएगा, आयुर्वेद में देखिएगा, आपको बीमारी के प्रोटोकॉल दिए हुए हैं। तो हम लोग इसको अगर समझ जाएंगे कि ये है, ये धीरे देखिए, ऐसा मत सोचिए कि तुरंत समझ में आ जाएगा। इसको 4-5 बार पढ़िएगा तो समझ में आएगा। और समझ में जब आ गया और आपने एक वो जो हमारा पेट 9 जो क्वाड्रेंट्स है अगर आपने बना लिए अपने पेट के हिसाब से, तो इसके हिसाब से देखिए आपको अपना बनाना है, रोगी का बनाना है। कभी कभी क्या हो, अभी उसको खत्म करें, इसको शेयरिंग खत्म करें। हाँ सर, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हाँ तो देखिए मैं कर रहा हूँ। तो देखिए इसका मतलब, इसका तरीका क्या है कि जब आप इसके आधार पे देखेंगे तो एक चांस भी ऐसा हो सकता है कि कोई पेशेंट आए और आपने कहा मान लीजिए कि दर्द कहाँ पर है, तो अगर दर्द उसने सही नहीं बताया तो आपका इलाज सही नहीं हो पाएगा, है ना। वो बता रहा है कि हमारे दर्द है, तो उसको उस जगह पर कोशिश करिए कि जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप उससे पूछ लीजिए कि आपको दर्द बताइए कहाँ पर हो रहा है, तो वो बताएगा हमारा दर्द यहाँ पर हो रहा है। तो आप अब आपकी ये थोड़ा कुशलता है कि आप उस जगह को ये पहचान लीजिए क्वाड्रेंट के हिसाब से कि ये कौन से संबंध में है, लीवर के संबंध में है, स्टमक के संबंध में है, अम्बिलिकल के संबंध में है, लोअर पार्ट के लिए, ऊपर अपर पार्ट के लिए है, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रम है, तो उसके नाम जो दिए हुए हैं उन नामों के आधार पर 9 क्वाड्रेंट्स को, और इसको समय लगेगा। ऐसा मत सोचिए कि तुरंत याद करिए, इसको धीरे धीरे याद करिए, एक एक याद करिए। तो आपको एक दो, जब आपको अपना ऑर्गन का वो मालूम होगा तो आप समझ जाएंगे ना कि राइट लोब लीवर यहाँ आएगा, लेफ्ट लोब लीवर यहाँ आएगा, पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर आएगी, जहां पर हमारा अम्बिलिकल में है वहां पर हमारा एसआई आएगा, वहाँ एसेंडिंग कोलोन आएगा, डिसेंडिंग कोलोन आएगा, सिग्मॉइड आएगा। तो ये सब आपको थोड़ा सा आइडिया जब हो जाएगा तो उसके हिसाब से बना लेंगे। तो इलाज केवल अपना ही नहीं करना, इलाज तो दूसरे का भी करना है। तो दूसरा उसने बता दिया अगर गलत, उसने नीचे बता दिया, आप समझ रहे हैं कि नीचे दर्द है जबकि वो दर्द ऊपर है, तो उसको उस जगह पर हाथ रखने के लिए जरूर कर, पेट दर्द या स्टमक के दर्द के संबंध में या पेन के संबंध में जब भी दर्द कोई हो तो आप उसको जरूर ये बताइएगा कि जो है कहाँ पर है दर्द, क्योंकि उससे आपको सुविधा होगी तय करने में कि ये दर्द किस प्रकार का हो सकता है, और तब आप देखेंगे। और ये आपको सेमेस्टर, देखिए सेमेस्टर 4 का ये है, जो सेमेस्टर 4 में 3-4-5 स्टूडेंट जो है सब सीनियर हैं और तो सेमेस्टर 3 तक के हैं, तो सेमेस्टर 4 के कम लोग हैं। तो ये उन्होंने एनाटॉमी पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ सेमेस्टर 4 में एनाटॉमी में, ईशा मैडम एनाटॉमी में पढ़ाया गया होगा? अभी नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा है? नहीं। अच्छा, एनाटॉमी वाली जो किताब है ना उसमें मिलेगा, तो उसमें भी है ये, उसमें भी दे है, शुरू में दे है जहाँ पर हड्डी वाला विशेषता है। तो ये चूंकि इनकी किताब है, ये पेन बता रहे हैं, तो ये इस किताब में पेन के हिसाब से जब डिस्कस कर रहे हैं तो वो इसको पूरा बता दे रहा है, उन्होंने बता दिया है इसका, इसको किताब में अलग से मिलेगा। लेकिन और 3rd सेमेस्टर तक शायद ही किसी को मालूम होगा, 4th में ही या 5th में ही। परीक्षण सर लास्ट में ही होता है, परीक्षण बुक की पढ़ाई। परीक्षण तो कोई नहीं पढ़ाता है, परीक्षण किताब है, परीक्षण बाद में पढ़ाई जाती है, परीक्षण को तक नंबर ही नहीं आता है, इसलिए परीक्षण पढ़ाई जाती है। तो हम लोग इसको किताब को देखिए, हमने आपको एक दृष्टि ये दिया है कि हम इस किताब को मान लीजिए पूरा, हम लोग कोशिश किया कि हम लोग 4 चैप्टर बता दें। हम लोगों ने इस किताब को पिछली बार भी पढ़ाया सेमेस्टर 3-4 में, और इस बार भी हम लोग किताब से जरूर आपको सारे जो चैप्टर्स हैं उनसे रूबरू करा दे रहे हैं एक बार आपको, ताकि ये समझ में आ जाए कि हाँ पढ़ना है हमको, और उसको आप बाद में पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं है, इनसे बहुत सहायता मिलेगी। आपको इलाज करना है चाइनीज और आयुर्वेदिक के हिसाब से, लेकिन अगर हमको इसके आधार पर एक दृष्टि मिल जाए कि हमारा पेन क्या है, इससे सहायता मिलती है, इसकी रिपोर्ट से सहायता मिलती है, उन रिपोर्ट्स के माध्यम से हम अपना इलाज बेहतर कर सकते हैं, इसलिए इनकी उपयोगिता है, यूटिलिटी यहीं पर निहित है। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए
खुद मेहनत करेंगे, सामने वाले को भी सहायता करेंगे, उसको ज्ञान पहुंचाएंगे, जो आपको ज्ञान मालूम है दूसरे को देंगे, उसका जो ज्ञान है आप खुद लेने की कोशिश करेंगे और अपने को कभी ज्ञानवान नहीं मानेंगे, तो ज्ञानवान केवल ईश्वर होता है। अपने को मानना है कि हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसी तरह गए हुए हैं जैसे समुद्र में उसकी जल की कुछ बूंदें हम ग्रहण कर रहे हैं। तो इस पर ज्ञान पूरा अनंत है, असीम है, उसमें से कुछ ज्ञान के कण हम लेते हैं, तो उन कणों को हम आत्मसात करें, दूसरे को बताएंगे, वो उसको फैलेगा और उससे क्या होगा, बीमारियों पर हमारा अधिक कंट्रोल होगा, बीमारियों पर हम बीमारियों के बारे में अधिक जान सकेंगे और उनको हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे। हम ये माने कि हम लोग बहुत ही कमजोर हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग करोड़ों सेल से निर्मित है, बोलते हैं ना, बोलिए गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी बोलिए, गोपीनाथ जी मेरी बात सुन रहे हैं आप? गोपीनाथ कृष्णन जी नहीं सुन रहे हैं? श्रवण कुमार जी मेरी बात सुन रहे हैं? पुष्पा मौर्य जी आप मेरी बात सुन रही हैं? यस सर। हम कह रहे हैं कि हम लोग मानते हैं कि हम लोग करोड़ों सेल से बने हैं, सही है ना सर। और एक अमीबा एक सेल का होता है, वायरस बिना न्यूक्लियस के होता है, कोई सेलुलर है भी नहीं, वो उसमें न्यूक्लियस वगैरह कुछ नहीं होता, और वो जो है हमको प्रभावित करता है और हम लोग बहुत से उसमें चपेट में आ जाते हैं, याद है? तो यानी कभी ये गर्व नहीं करना चाहिए कि हम लोग बहुत जानते हैं या हम लोग सबसे शक्तिशाली है। मनुष्य मानता है अपने को बहुत शक्तिशाली, कोई शक्ति नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। अगर शक्तिशाली होते तो मल्टी सेलुलर होने के बावजूद एक सेल वाले से कैसे डर जाते? एक सेल वाला हम ही को प्रभावित करता है, हमारे शरीर में ही आता है, हमारे शरीर से ही रक्त लेता है, हमारे शरीर की एनर्जी लेता है और हम ही को परास्त कर देता है। तो इसलिए ये अभिमान किसी को नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसी अभिमान से अपने को विरत रखते हुए, अपने को अलग रखते हुए और ज्ञान की धारा को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ज्ञान गंगा को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का विराम।